एज एप्रोप्रिएट लर्निंग क्या होती है? आयु के अनुसार क्या सीखना है बच्चे को? बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट की प्रक्रिया आसान नहीं है, ना ही ये अपने आप होने वाली प्रक्रिया है। इसके लिए आवश्यक है बच्चे में सिस्टमेटिक तरीके से कुछ अनिवार्य गुण और योग्यताएं हैं, उनको उभारा जाए। सबसे तेज जो ग्रोथ होती है वो गर्भावस्था से लेकर के बच्चा जब 2 साल का होता है, इस बीच बहुत तेज ग्रोथ होती है। आइए हम देखते हैं कि वातावरण बच्चे की परवरिश को कैसे प्रभावित करता है। नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल लेट्स नो में मैं जयदेश जोसेफ आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट से संबंधित कुछ लर्निंग सेशंस। ये लर्निंग सेशन उन पेरेंट्स के लिए बहुत उपयोगी और लाभदायक है जिनके परिवार में 6 साल से कम आयु के बच्चे हैं, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड वाले बच्चे। ये अवधि होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अनेकों सालों की रिसर्च से एक रोचक तथ्य सामने आया है कि मानव अपने संपूर्ण जीवन काल में जो जानकारी इकट्ठी करता है, जो जानकारी एकत्रित करता है, उसका 80% सिर्फ ये प्रथम 6 साल की आयु तक में ही प्राप्त कर लेता है। और इसी पीरियड में वो अपने जीवन कौशल की नींव डालता है। बच्चों की देखभाल की बात करें तो पेरेंट्स जो सामान्यतः बच्चे को नहलाना धुलाना, भोजन देना, खाना खिलाना, पानी पिलाना, गंदे कपड़े बदल देना, प्री प्राइमरी स्कूल में भेज दिया, क्रेच में भेज दिया, नर्सरी में भेज दिया और उसके बाद उसको सुला दिया, बस यहीं तक सीमित रहता है। जबकि इन गतिविधियों के अलावा भी विकास के विशेष क्षेत्र हैं जिन पर पेरेंट्स को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कई पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो नर्सरी या प्री प्राइमरी स्कूल, जिसे हम शालेय पूर्व शिक्षा केंद्र बोलते हैं, वहाँ जाकर के शुरू होती है, और वो भी किसी नामी ग्रामी स्कूल में हो, किसी नामी ग्रामी नर्सरी स्कूल में हो, किसी नामी ग्रामी प्री प्राइमरी स्कूल में हो, तो ही उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाएगा। अभी तो ये स्थिति है कि 3 साल से बड़े जितने भी बच्चे हैं जो प्री प्राइमरी में जाने लायक हुए हैं, 1 साल से उन्होंने अभी उन स्कूल्स का चेहरा ही नहीं देखा है। कोविड काल में सारे नर्सरी स्कूल्स और प्री प्राइमरी स्कूल्स और प्राइमरी स्कूल्स तो 1 साल से बंद है। अभिभावकों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वे अपने बच्चों की प्रोग्रेस का मूल्यांकन कैसे करें। ऐसी परिस्थितियों में पेरेंट्स में बाल विकास शिक्षा और डेवलपमेंट की समझ बनाना और अधिक आवश्यक हो गया है। दोस्तों, हमारा यह प्रयास है कि हम अपने ज्ञान, अनुभव, कौशल को आपके बीच में शेयर कर सकें और आपकी पेरेंटिंग स्टाइल और पेरेंटिंग स्किल को अपग्रेड कर सकें। इसलिए पेरेंट्स के लिए जरूरी हो गया कि अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को समझें और डेवलपमेंट की प्रोसेस को वे स्वयं अपने ही घर पर मॉनिटर कर सकें। दोस्तों, हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको हमारे ये सेशंस जरूर पसंद आएंगे। न केवल पसंद आएंगे बल्कि आप बच्चों के ऑप्टिमम डेवलपमेंट की समझ आप में स्पष्ट हो जाएगी। अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन डेवलपमेंट, यानी कि आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा और विकास, इस विषय पर आपको अंग्रेजी माध्यम में बहुत लेख मिल जाएंगे, साहित्य मिल जाएंगे, बुक्स मिल जाएगी, यूट्यूब पे मिल जाएगा, सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, बहुत सारे वीडियोस वहाँ उपलब्ध है, लिटरेचर उपलब्ध है। परंतु सोशल मीडिया पर हिंदी भाषा में इस विषय से संबंधित बहुत कम ही साहित्य उपलब्ध है, बहुत कम ही वीडियोस उपलब्ध है। इस चैनल के माध्यम से हम ECCED के कॉन्सेप्ट को आपको हिंदी भाषा में, आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम 2 सेशन जारी कर रहे हैं, आप दोनों वीडियो ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो इस वीडियो को तत्काल लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, ECCED शॉर्ट फॉर्म में इसे कहते हैं। इसे समझने के लिए थोड़ा सा हम पहले एक उसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं। हम जानते हैं कि बच्चे किसी भी समाज और देश की धरोहर होते हैं। किसी भी समाज, परिवार
कि सभ्यता का स्तर बच्चों की आदत और उनके व्यवहारों से किया जा सकता है। भारत के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो बच्चों में सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, जिसे हम सामान्यतः संस्कार के रूप में कहते हैं। और ये जो संस्कार है वो उसकी गुणवत्ता पूरी तरह से निर्भर करती है कि जो बच्चों की देखभाल करता है, उनके पेरेंट्स से उनकी स्वयं की समझ इन सामाजिक मूल्यों और पारिवारिक परंपराओं के प्रति क्या रही है। परिवार में देखभाल करता उनकी जीवन शैली और आसपास का वातावरण बच्चे की परवरिश को प्रभावित करता है। सामान्यतः दादा दादी, नाना नानी, काका काकी, बुआ है, बड़े भाई बहन है और उसी पड़ोसी के हाथ में बच्चे पल बढ़ के बड़े हो जाते हैं। ये वातावरण उन बच्चों को मिलता है। अब यदि हम इसी को ग्लोबल सिनेरियो में देखें तो विगत कुछ दशकों में जो आर्थिक समृद्धि की दौड़ लगी है उसमें परिवार का स्वरूप भी बदला है। बड़े और संयुक्त परिवार थे, वो टूट करके छोटे और एकल परिवार में परिवर्तित हो गए हैं। चाइल्डहुड केयर और प्री स्कूल एजुकेशन के कॉन्सेप्ट में भी बदलाव आया है। मदर फादर दोनों काम पे चले जाते हैं, अपनी अपनी ड्यूटी पे अपने समय पे निकल जाते हैं। बच्चे दादा दादी या डोमेस्टिक हेल्पर या क्रैश या झूला घर या आंगनवाड़ियों के हवाले रहते हैं। यहाँ पर भी वही चीज़ अप्लाई होती है कि क्या उस शैक्षणिक संस्था के या उस देखभालकर्ता के ECCED के कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्या होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में उसे पता है कि एज एप्रोप्रिएट सीख कैसे दी जाती है? इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स भी इस चीज़ को समझ लें कि एज एप्रोप्रिएट लर्निंग क्या होती है, आयु के अनुसार क्या सीखना है बच्चे को। आवश्यक है कि पेरेंट्स, देखभालकर्ता और प्री प्राइमरी स्कूल के टीचर्स की योग्यता और कौशल को भी अपग्रेड किया जाए ताकि बच्चे की सीखने की प्रक्रिया है वो मजबूत हो सके, जिससे एज एप्रोप्रिएट डेवलपमेंट है उसमें कोई डिले ना हो। यहाँ एक बात समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से दाल और सब्जी का छौंक डाला जाता है समय पे, अगर वो समय पे छौंक या बघार जिसे कहते हैं वो सही समय पे नहीं डाला तो आप समझ लीजिए कि सब्जी का स्वाद बिगड़ जाएगा। और एक बार वो छौंक बिगड़ गया तो फिर उस सब्जी को सुधारना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही स्थिति यहाँ भी लागू होती है कि हमें कुछ विशेष समय पे यदि एज एप्रोप्रिएट एजुकेशन या सीख नहीं दी बच्चे को तो वो उसका बिगाड़ हो जाएगा, उसका छौंक बिगड़ सकता है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन और डेवलपमेंट को समझने से पहले, इसके कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम देखते हैं कि डेवलपमेंट क्या है। प्रत्येक जीवित वस्तु जो होती है वो सतत बढ़ती है, उसमें लगातार विकास होता है। प्राणी हो चाहे वनस्पति हो, ये दोनों जीवित वस्तु है और इनमें सतत विकास होता है। ये सब अपनी प्रजाति के अनुसार बढ़ते हैं, शक्तिशाली होते हैं और बेहतर होते जाते हैं। बस यही विकास की प्रक्रिया कहलाती है। अब यदि हम प्राणियों की बात करें तो किसी भी प्राणी में दो तरह से डेवलपमेंट होता है। एक होता है शारीरिक डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, और दूसरा होता है मानसिक विकास। मनुष्य भी एक प्राणी है परंतु ये अन्य प्राणियों से भिन्न है। यह एक बहुत बुद्धिमान, बहुत उच्च कोटि का संवाद करने वाला सामाजिक और सांस्कृतिक प्राणी है। मनुष्य के बच्चे और पशु के बच्चे में एक विशेष अंतर होता है। पशु का बच्चा जन्म लेते से ही आसपास के वातावरण में तालमेल बिठा लेता है और बहुत कम अवधि में ही परिपक्वता को प्राप्त कर लेता है। उसे बहुत ज़्यादा देखरेख की जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि इसके उलट मनुष्य के बच्चे को सबसे ज़्यादा देखरेख की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है उसकी लंबाई बढ़ती जाती है, वो तगड़ा होता जाता है, ताकतवर होता जाता है, शक्तिशाली होते जाता है। दूसरा है मानसिक विकास, जिसमें बच्चा बौद्धिक विकास, भाषा, कम्युनिकेशन, अंतर सामाजिक एवं अंतर वैयक्तिक संबंधों की समझ को विकसित करता है। सबसे तेज जो ग्रोथ होती है वो गर्भावस्था से लेकर के बच्चा जब 2 साल का होता है, इस बीच बहुत तेज ग्रोथ होती है। और ये वही पीरियड होता है जब शरीर के साथ ही साथ हमें मानसिक विकास के ऊपर भी ध्यान देना जरूरी होता है,
क्योंकि इस समय में ब्रेन में सबसे ज़्यादा ब्रेन सेल्स बनते हैं, स्नायु बनते हैं, ब्रेन के जो तंतु होते हैं वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से इसी पीरियड में बनते हैं। और ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए ये पीरियड सबसे क्रिटिकल होता है। जैसा कि अभी देखा था हमने कि मनुष्य अपने पूरे जीवन काल की 80% इन्फॉर्मेशन वो 6 साल की उम्र में ले लेता है। तो ये जानकारी कहाँ से लेता है? वो अपने 5 ज्ञानेंद्रियों से लेता है। कौन-कौन सी? आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, स्किन। इस इंफॉर्मेशन को वो किस वातावरण में और किस तरह की देखरेख में लेता है, उसका प्रभाव उसके आने वाले शेष जीवन पे पड़ता है। यही इसी अवधि में उसकी आदतें और व्यवहारों की नींव डलती है, जो वयस्क होने पर रिफ्लेक्ट होती है। यदि इस वक्त बच्चे ने सीखा कि आई एम अ गुड बॉय, तो वो प्रिंट जो है वो यही निकलेगा कि आई एम अ गुड बॉय। यदि उसमें फीड ऐसा हुआ कि आई एम अ बैड बॉय, तो वो प्रिंट वयस्क होने पे यही निकलेगा कि आई एम अ बैड बॉय। और एक बात है, इसी अवधि में सारे गुण और अवगुण धीरे धीरे और स्पष्ट रूप से दिखने लगते हैं। कहते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में नजर आ जाते हैं। ये वही अवधि है कि जब पूत के पाँव पालने में नजर आ जाते हैं और हमें उसके अनुसार उसको लर्निंग देना है। सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे का संपूर्ण विकास हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट है, हमारा बच्चा ऑलराउंडर हो, सभी क्षेत्र में वो अव्वल रहे। परंतु इस सर्वांगीण विकास, इस होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को जो जानकारी दी जा रही है वो सिस्टमेटिक तरीके से सुरक्षित और सकारात्मक माहौल में दी जाए। पेरेंट्स का और देखभालकर्ताओं का ये प्रयास उस बच्चे को वयस्क होने पर एक बुद्धिमान, स्वस्थ और जिम्मेदार नागरिक बनाता है। बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट की प्रक्रिया आसान नहीं है, ना ही ये अपने आप होने वाली प्रक्रिया है। इसके लिए आवश्यक है बच्चे में सिस्टमेटिक तरीके से कुछ अनिवार्य गुण और योग्यताएं हैं, उनको उबारा जाए। पहला है हेल्दी और हैप्पी चाइल्ड। बच्चा स्वस्थ रहे और खुश रहे। जो बच्चा स्वस्थ होता है वो खुश रहता है, और जो बच्चा खुश रहता है वो स्वस्थ रहता है। दूसरा है ओपन माइंडेड। बच्चा ओपन माइंडेड होना चाहिए, जैसे उसका स्वभाव उदार स्वभाव होना चाहिए। वो अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर कर सके, अपने टिफिन को, अपने खिलौनों को, अपनी दूसरी चीज़ें को, उसकी जो व्यक्तिगत चीज़ें होती है उनको वो शेयर कर सके दूसरों के साथ में। पूर्वाग्रसित ना हो। यदि किसी से बात करना है या उसको अपनी कोई चीज़ें बताना है तो पुरानी घटनाओं को याद करके वो उससे पूर्वाग्रसित होकर के अपनी बातों को नहीं बताता है। वो जो सामने होता उसी के बारे में बात करता है। नई चीज़ें सीखने वाला होता है, कोई नए विचार होते हैं, कोई नई चीज़ें आती हैं, उनको खुशी खुशी सीखने का इच्छा जाहिर करता है। तीसरा बिंदु है रेसिलिएंट। अचानक आने वाली कोई समस्या या कोई उदासी उसमें आ जाती है, या उसको कभी डांटा है तो उदास हो गया है, या रूठ गया है, वो नाराज़ हो गया है, तो बहुत ज़्यादा समय तक वो स्थिति को बनाए नहीं रखता है। वो बच्चा बहुत जल्दी उन स्थितियों से बाहर आ जाता है। वो अपनी नाराज़गी तुरंत ख़त्म कर देता है, जल्दी वापस खुशी वाले माहौल में आ जाता है, वापस अपने नॉर्मल बिहेवियर पे आ जाता है। या फिर वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया हो तो वो बहुत जल्दी उससे उभर जाता है। तो ऐसा बच्चा होना चाहिए, हमारा बच्चा रेसिलिएंट होना चाहिए। और एक बिंदु है सेंसिटिव टू डाइवर्सिटी। हर व्यक्ति की विविधता को समझता हो, यानी वो समझता हो कि हर व्यक्ति की अलग अलग भूमिका है, हर एक व्यक्ति का एक अलग अलग स्थान है उसके परिवार में, उसके समाज में, उसके वातावरण में, और वो उसके हिसाब से उनके साथ व्यवहार रखता हो, और उन्हीं से वो अपेक्षा भी करता हो कि वो उनसे वैसा व्यवहार रखें। बड़े हैं तो बड़ों से अलग व्यवहार, छोटे हैं तो उनसे अलग व्यवहार, पीयर ग्रुप के हैं तो उनसे अलग व्यवहार, स्कूल में जाता है टीचर्स के साथ अलग व्यवहार, दोस्तों के साथ अलग व्यवहार उसका होता है। ये ऐसा उसमें होना चाहिए, और वो अलग अलग तरह के व्यवहार करना सीखता है। पांचवा गुण है माइंडफुल होना। बच्चा माइंडफुल होना चाहिए, बच्चा जागरूक होना चाहिए, उसमें अवेयरनेस होना चाहिए।
हम उस अवेयरनेस की बात नहीं कर रहे जो कि एडल्ट में होती है, वो जो किताबों से पढ़ लिख करके अवेयरनेस लाता है, वो वाली अवेयरनेस की बात नहीं कर रहे हैं। वो अपने आसपास के वातावरण के प्रति जागरूक होना चाहिए और जिस काम को वो कर रहा है उस पे उसका फोकस होना चाहिए। उसे ये मालूम होना चाहिए कि मेरी दैनिक दिनचर्या क्या है और इसके अलावा और कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिसको वो कर सकता है। बच्चे में इतनी समझ उत्पन्न हो जाना चाहिए कि वो समझ सके कि किन स्थानों पर उसे खतरा है या किन व्यक्तियों से उसे खतरा है या किस स्थान पर वो सुरक्षित है और किन व्यक्तियों के साथ में वो सुरक्षित रह सकता है। छठा बिंदु है कॉन्फिडेंट। बच्चा आत्मविश्वास से भरा हुआ होना चाहिए। वो छोटी-मोटी चीज़ें जो करता है उससे वो घबराए नहीं, उन असफलताओं से घबराए नहीं। उसमें आत्मविश्वास बना रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि वो कोई पज़ल वाला गेम खेल रहा है, ठीक है? और वो उसको एक बार में लगा नहीं पाता है, तो वो बार-बार करता है उसको करने दीजिए। वो बच्चा भी इस चीज़ से अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाता है, आत्मविश्वासी बनाता है। क्योंकि उसे मालूम है 1 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार करेगा और वो चीज़ पज़ल को सॉल्व कर लेगा वो। वो असेंबलिंग वाली जैसी हो सकती है पज़ल वो, तो उसको सॉल्व कर लेगा। तो उसमें उसका आत्मविश्वास बढ़ता है कि कोई चीज़ को मैं करूँगा तो हो जाएगी और यदि असफल भी होता है तो कोई बात नहीं, उसे मालूम है कि ठीक है ये काम मैं नहीं कर सकता पर दूसरे काम मैं कर सकता हूँ। उसको बच्चे को इस तरह का कॉन्फिडेंट होना चाहिए। 7वां गुण है रिस्पेक्टफुल। दूसरों के प्रति आदर भाव हो, सम्मान रखता हो, जो स्वयं की भी प्रशंसा के इच्छुक रहता हो। जब दूसरों का सम्मान करेगा, दूसरों के आदर भाव करेगा तो लोग उसकी भी प्रशंसा करेंगे। 8वां बिंदु है एनक्वायरर होना चाहिए। एनक्वायरर होना चाहिए मतलब कि जिज्ञासु होना चाहिए। प्रश्न करता हो, बार-बार पूछता हो, उसकी जिज्ञासा नहीं ये क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है, वो कौन-सी गाड़ी है, वो उसके नीचे क्या रखा हुआ है, उस अलमारी में क्या है, पलंग के नीचे क्या है, उस पर्दे के पीछे क्या है, ये सब चीज़ की जिज्ञासा होती है। वो कई बार माता-पिता का बोलते हैं प्रश्न कर के दिमाग अरे दिमाग बहुत खाता है, खाने दीजिए। दिमाग जितना खाएगा बच्चा उतना इंटेलिजेंट बनेगा क्योंकि आप उसकी जिज्ञासाओं को शांत कर रहे हो। इन जिज्ञासाओं को शांत करते करते कई बार वो नई खोजबीन भी करता है, अलमारी में झाँकता है, ड्रॉअर्स खोलता है, आपके बैग को खोलता है, आपके वॉलेट को खोलता है, देखता है कि इसमें क्या है। खिलौना दिया कोई टू 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 आवाज़ करने वाली कोई गाड़ी है तो वो गाड़ी को खोल के क्या आप समझ सकते हैं तोड़ के ही देखता है। वो उसकी जिज्ञासा को शांत करता है। वो खोजबीन करता नहीं कि इसके अंदर क्या है। इस तरह से वो अपनी जिज्ञासाओं को शांत भी करता है। 9वां बिंदु है कैरिंग। दूसरों के भावनाओं को समझने वाला होना चाहिए। दूसरों के दुख दर्द के प्रति वो संवेदनशील होना चाहिए, उनके प्रति सहानुभूति रखता हो, ऐसा भाव उसमें उसका ऐसा व्यवहार होना चाहिए उसमें। अपनी चीज़ों और स्वयं की देखभाल करने का भी उसमें योग्यता होना चाहिए। जितनी भी वो कर सकता है उसके क्षमता के अनुसार वो अपनी देखभाल खुद कर लेता है। यदि किसी को दुख है तो वो भी अपना दुख का भाव प्रकट करता है। यदि वो खुश है किसी के साथ तो वो खुशी का भाव प्रकट करता हो। ऐसा बच्चा वो कैरिंग होना चाहिए। 10वां गुण है कम्युनिकेटिव होना चाहिए। वो एक बहुत अच्छा कम्युनिकेटिव होना चाहिए। अपनी बातों को, अपने विचारों को अच्छे से बड़ों के सामने, अपने पीयर ग्रुप में छोटे बच्चों को समझा सके। अपने विचारों को जो उसके दिमाग में आ रहा है वो चीज़ों को अच्छे से बता सके। समय आने पे एज अनुकूल, जिस एज में वो जितना उसके वोकैब्युलरी होगी या वो जितनी समझ होगी वो उसी तरह से उस बात को समझा पाएगा। यहाँ समझना पेरेंट्स को ही है। 11वां बिंदु हम देखते हैं क्रिएटिव। सामान्यतः पेरेंट्स समझते हैं क्रिएटिव क्या होता है, कुछ नहीं, ये कागज के खिलौने बना दिए, ड्राइंग कर दी, दीवार खराब कर देता है, सब फर्श खराब कर देता है, किसी भी कागज पे कुछ भी लिख देता, फाड़ देता कागज को। करने दीजिए, या तो उसको एक उचित स्थान उपलब्ध करा दे, नहीं तो उसको करने दीजिए। ये उसकी क्रिएटिविटी है। ये क्रिएटिविटी जितनी उसकी डेवलप होगी वो व्यस्त होने पे प्रॉब्लम सॉल्विंग में उसको बहुत मदद करेगी। क्योंकि ऐसे क्रिएटिव चाइल्ड जो होते हैं वो नए नए तरीके से सोचते हैं
और कोई समस्या सामने आती है तो एक तरह से समस्या हल नहीं हो पाई तो वो दूसरी तरह से उसको हल करने की कोशिश करते हैं। 12वां है लाइफ लॉन्ग लर्नर, यानी जिंदगी भर सीखता ही रहे, सीखता ही रहे, सीखता ही रहे, अप्लाई ही नहीं करे। नहीं, यहाँ मतलब वो नहीं है। यहाँ मतलब है कि वो अपने स्कूल के अलावा भी अन्य कोई चीज़ें सीखने वाला हो और अपने आप से भी कोई सीखे। कुछ चीज़ें देखभाल करता, पेरेंट्स सिखाते हैं, स्कूल में सिखाते हैं, कुछ दूसरे लोग सिखाते हैं। कई बार बच्चा प्रैक्टिकल करके, खुद करके भी देखता है और अपने आप भी सीखता है। तो दोस्तों, आपने देखा बच्चे की ये भी क्वालिटीज़ हैं, ये वे एबिलिटीज़ हैं जिस पर पेरेंट्स को और देखभालकर्ताओं को बहुत कठोर परिश्रम करना होगा। तो इसके लिए हमें देना होगा बच्चे को सकारात्मक एनवायरनमेंट। आइए हम देखते हैं कि वातावरण बच्चे की परवरिश को कैसे प्रभावित करता है। बच्चा वही सीखता है जो जीता है, यानी बच्चा जो देखता है वही सीखता है। आप जो कहते हैं उसे, आप जो उसको बोलते हैं वो नहीं सीखता, बल्कि वो सीखता है जो आप करते हैं। जैसे कि बच्चा मोटरसाइकिल पे टंकी पे अपने पापा के साथ या मम्मी के साथ स्कूटी पे सामने खड़ा हुआ है, रेड लाइट है, ठीक है, सब कहते हैं कि रेड लाइट पे खड़े रहना चाहिए, जब तक ग्रीन लाइट नहीं हो जाए हमको स्टॉप लाइन से आगे बढ़ना नहीं चाहिए। परंतु उसने क्या देखा कि पापा ने तो या मम्मी ने तो रेड लाइट होने है परंतु रास्ता खुला मिला और रेड लाइट में गाड़ी डाल दी। क्या समझा बच्चा? कि वो तो कहने की बात है, करने की बात तो यही है कि आपको अवसर मिले और आप निकल जाइए, अवसरवादी बनेगा, जो एक पॉजिटिव गुण नहीं है। आइए और आगे देखते हैं। 2 कॉलम दे रखे इसमें, एनवायरनमेंट और दूसरा रिजल्टेंट। मतलब पहले में हमको कैसा माहौल बच्चे को देंगे तो कैसा बनेगा, ये वो चीज़ समझाएंगे। यही बालमन होता है। यदि बच्चे को प्रशंसा का माहौल देंगे, प्रोत्साहन का माहौल देंगे तो बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ता है। यदि हम उसके छोटे छोटे प्रयासों को, यदि उसको प्रोत्साहित करेंगे या हम उसको सिखाने की भी कोशिश करें कोई छोटी छोटी चीज़ें, तो और उसे करने दें, उसको शाबाशी दें, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। उसको लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, अभी नहीं किया फिर से कर सकता हूँ, मैं बार बार करूँगा तो कर लूँगा इस चीज़ को। यदि परिवार में या उसके कुटुंब में ऐसा माहौल है कि जहाँ पे लोग एक दूसरे की बुराई करते हैं, कोई अच्छाई नहीं ढूंढते उसमें, कोई व्यक्ति आपके घर में आया भी, कोई मेहमान आया भी या रिश्तेदार आया भी तो उसके सामने तो अच्छी बातें की, परंतु उसकी पीठ मुड़ते से ही उसकी बुराई शुरू कर दी। बच्चा देख रहा है, बच्चा भी सुन रहा है, बच्चा भले आपके साथ कमरे में ना हो, कहीं थोड़ा दूर भी हो, पर वो सुन रहा है। तो वो क्या समझता है कि आलोचना करना चाहिए, ये तो करते ही, ऐसे करते रहना चाहिए। कोई गलती निकालो किसी को और आलोचना करो, तो क्या सीखता वो? निंदा करना सीखता है। वो हमेशा दूसरों की बुराई करता है और बुराई ही ढूंढता है उसमें। प्रशंसा का माहौल, जहाँ बच्चे को खुद को प्रशंसा मिलती हो, दूसरे लोगों की प्रशंसा करते हो, परिवार के सदस्य कि अरे वाह, तुमने बाहर उस व्यक्ति की मदद कर दी थी, ज़रूरतमंद व्यक्ति की, बहुत बढ़िया। उसके साथ कुछ बुरा हो गया था और तुमने उसको अस्पताल पहुंचा दिया, बहुत बहुत अच्छा किया। ऐसे किसी दूसरे के बारे में भी प्रशंसा कर दे कि फलाना व्यक्ति ने, वो मेरे दोस्त ने ये ऐसा किया था, इतना अच्छा काम किया था। तो वो क्या सीखता बच्चा कि हाँ, कोई अच्छा काम करे तो हमें उसमें तारीफ करना चाहिए। जब हम तारीफ करेंगे तो हमें भी तारीफ मिलती, ये बच्चा अच्छे से समझता है। तो बच्चे को प्रशंसा का माहौल दें। बच्चे को सहिष्णुता का माहौल मिलना चाहिए। धर्म, जाति, छोटा बड़ा, गरीब अमीर, ये इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए यदि हम माहौल, दोस्ती का माहौल बनाए रखेंगे तो बच्चा भी ऐसे ही माहौल में धैर्य रखना सीखेगा। अब ऐसे ही यदि परिवार में अशांति का माहौल हो, गुस्सेला माहौल हो, जहाँ लोग एक दूसरे पर गुस्सा करते, चिढ़ते हो, गालियाँ देते हो और तरह तरह की बातें बोलते हो, तो ऐसे वातावरण में बच्चा क्या सीखेगा? लड़ाई झगड़ा ही सीखेगा। यदि पसंदीदा और स्नेहपूर्ण माहौल हो घर में, तो बच्चा अपने आप से और दूसरों से प्यार और स्नेह करना सीखता है।
यदि घर में सब एक दूसरे से स्नेह से बात करते हैं, स्नेहपूर्ण व्यवहार रहता है उनका, स्नेहपूर्ण माहौल रहता है, तो बच्चे भी उस माहौल को पसंद करते हैं और अपने आप को प्यार करने लगते हैं। सुरक्षित माहौल, बच्चे को क्या चाहिए? घर जैसा माहौल, जहाँ वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता हो, जहाँ उसे हर बात में कोई टोका टाकी ना होती हो, बार बार उसे टोका ना जाता हो, जहाँ उसका निरादर ना होता हो, जहाँ जो काम कर रहा हो या कोई मुश्किल आती है उसको, तो उसको तुरंत सपोर्ट मिलता हो। भूख लगी, खाना मिल गया, प्यास लगी, पानी मिल गया। ऐसे स्थान पे, ऐसी जगह जहाँ पे उसको शारीरिक चोट लगने का भी डर ना हो, ऐसा सुरक्षित माहौल बच्चे को दिया जाना चाहिए। देखा आपने कि एनवायरनमेंट किस तरह से बच्चे के डेवलपमेंट को प्रभावित कर सकता है। आइए इसे एक छोटी सी स्टोरी से और अच्छे से समझते हैं। एक बार किसी ने मुर्गी के घोंसले में चील का अंडा भी रख दिया। समय आने पर अंडे में से बच्चे निकले, चील के अंडे में से भी बच्चा निकला और वो दूसरे चूज़ों के साथ पलने बढ़ने लगा और वो वही करता जैसा मुर्गी माँ उसकी करती। जितना ऊंचा वो उड़ सकती थी वो भी उतना ही ऊंचा उड़ता और वापस ज़मीन पे आ जाता। कूड़ा करकट में से दाना चुगता, अपना पेट भरता और इसी तरह से पलता बढ़ता रहा। एक दिन उसने देखा कि ऊपर आकाश में कोई ऊंचाई पे एक पक्षी उड़ रहा है। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ वो कितना सुंदर पक्षी है, वो कौन सा पक्षी है, मैं भी इतना ऊंचा उड़ना चाहता हूँ। तो उसकी मुर्गी माँ ने कहा, नहीं बेटा, वो चील है और वो इसीलिए बनी है कि इतनी ऊंचाइयों पे उड़े, वो बादलों से भी ऊपर उड़ सकती है और तुम मुर्गी के बच्चे हो, तुम इतना ऊंचा नहीं उड़ सकते। बस तभी से उसने मान लिया कि वो तो मुर्गी का बच्चा है और वो इतना ऊंचा नहीं उड़ सकता है, जबकि उसमें अपार संभावनाएं थी कि वो पैदा ही इसलिए हुआ था कि वो इतनी ऊंचाइयों पे जाए, परंतु उसके मन में, उसके दिमाग में ये डाल दिया गया था कि वो तो मुर्गी का बच्चा है। उसको परवरिश भी वैसी ही दी गई और वो इसी तरह से खाया पिया, बड़ा हुआ और इसी तरह मर गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस सेशन में हमने देखा कि बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए अर्ली चाइल्डहुड क्यों इम्पोर्टेंट है, वे कौन से गुण हैं जिन्हें हमें सकारात्मक और सुरक्षित माहौल में देकर, बच्चे को देकर उसके गुणों को उभारना है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आशा है कि इस सेशन में आपको ECCED का महत्व समझ में आ गया होगा। अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट के लर्निंग के अगले पड़ाव में, अगले वीडियो में हम देखेंगे गर्भावस्था से जन्म तक और जन्म से लेकर के 2 वर्ष की अवधि तक डेवलपमेंट कैसे होता है। यदि आपको ये सेशन पसंद आया है तो इस वीडियो को तत्काल लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नमस्ते।